नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है शेखर और स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल शिखर स्टडी पॉइंट पर। दोस्तों, वीडियो को देखने से पहले अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है तो दोस्तों चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। दोस्तों, एक संवाद है, संवाद 153। दोस्तों, हर बार जो संवाद रहता है वो रहता है नीचे से, जैसे सचिव संतोष बड़ोनी उनके हस्ताक्षर रहते हैं। तो दोस्तों, ये स्पेशली उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष महोदय संतोष बडोनी का नहीं दोस्तों, उनकी तरफ से नहीं आया हुआ है। यह है एस राजू की तरफ से, अध्यक्ष महोदय की तरफ से ये संवाद जारी किया गया है स्पेशली। दोस्तों, ये है कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी और नॉर्मलाइजेशन के संबंध में। तो आप वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, पूरा आप जान पाएंगे कि किस तरह से नॉर्मलाइजेशन होता है। और बाकी आप चैट बॉक्स में भी जरूर बताएगा कि आपको पेपर सीबीटी अच्छा लगता है या फिर ऑफलाइन जो पहले से होता है उस तरह का अच्छा लगता है, तो आप चैट बॉक्स में जरूर बताइएगा। तो विषय है यहाँ पर कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी और नॉर्मलाइजेशन के संबंध में। पिछले कुछ दिनों की घटनाओं से मुझे आपको संबोधित करने की जरूरत महसूस हुई। यह देखने में आया कि नकल माफिया ऑनलाइन परीक्षाओं को दूषित करने के लिए बेहताशा प्रयास कर रहे हैं और अब ऑनलाइन यानी कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं को भी प्रदूषित करने के लिए प्रयासरत हैं। कई ऑफलाइन परीक्षाओं में उन्होंने हस्तक्षेप करने का प्रयास किया। आयोग ने ऐसे धोखाधड़ी के 3 प्रयासों को पकड़ा और अभियुक्तों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन फिर भी वे ब्लूटूथ का इस्तेमाल करने में कामयाब रहे। इस मामले में प्रश्न पत्र परीक्षा केंद्र से पहले परीक्षा के 20 मिनट पहले बाहर भेजा गया था, जो नकल माफियों द्वारा चिन्हित सभी अभ्यर्थियों तक नहीं पहुंच पाया। सामान्यतः प्रिंटिंग प्रेस से प्रश्न पत्र लीक होने के मामले प्रकाश में आते हैं, जिसमें पर्याप्त समय मिलने पर सभी कार्य पूर्ण कर लिए जाते हैं, परंतु आयोग ने अभी तक ऐसा मामला कोई नहीं आया है। जब से आयोग बना है 2014 से यहाँ पर बताया है, परंतु आयोग में अभी तक ऐसा मामला कोई नहीं आया है। आयोग ने पुलिस के सहयोग से सभी नकल में शामिल अभ्यर्थियों को चिन्हित किया है। बहरहाल, नकल को रोकने के लिए आयोग ने जांच प्रक्रिया को कड़ा किया है और मोबाइल जैमरों की संख्या में भी बढ़ोतरी की है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी का मकसद यही है कि इस तरह की धोखाधड़ी की आशंका को न्यूनतम किया जाए और साथ ही उम्मीदवारों को उत्तर देने में सहूलियत दिया जाए। किंतु जब नकल माफियों ने नकल कराने में कठिनाई महसूस की तो उन्होंने कंप्यूटर आधारित सीबीटी की प्रक्रिया को ही बदनाम करने के लिए अभियान छेड़ दिया। अब दोस्तों, अभी बात करेंगे जो और एग्जाम होने, जैसे वीडियो का है और भी जो पटवारी का एग्जाम है किस तरह से होगा। दूसरी ओर, बदनाम करने के लिए इस अभियान में कुछ दिग्भ्रमित युवाओं की भागीदारी का मुझे दुख है। हितधारकों का मैनिपुलेटेड ऑडियो सोशल मीडिया पर चलाया गया है। कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी परीक्षा संचालित करने में सहयोग कर रही एजेंसी को ब्लैक लिस्टेड बताकर आयोग और राज्य सरकार की छवि धूमिल करने की कोशिश की गई है। यहाँ तक कि आयोग के अधिकारियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। कुछ उम्मीदवार कंपनी पर ब्लैक लिस्ट होने का आरोप लगाते हुए आयोजित परीक्षा को रद्द करने की मांग लेकर उच्च न्यायालय नैनीताल में गए। यहाँ तक बात चली गई। इस याचिका को उच्च न्यायालय द्वारा खारिज कर दिया गया है। आयोग के सचिव श्री संतोष बडोनी परीक्षार्थियों से बिना किसी रुकावट के मिलकर उनकी समस्याओं के समाधान का प्रयास करते हैं। ये बात तो सही है दोस्तों। अगर संडे को भी अगर जाते हैं मिलने तो संडे को भी बडोनी साहब मिलते हैं, और लेकिन उनकी स्वरूप सुलभता एवं पारदर्शिता का भी इन दिग्भ्रमित युवाओं ने लाभ उठाने की कोशिश की है। अगर दोस्तों आपको कुछ भी आयोग से पूछना है, आयोग मेल के माध्यम से भी सबको बताता है, रिप्लाई करता है, और बाकी और राज्यों में ऐसा बहुत कम ही होता है। उन्होंने ऐसा क्यों किया, यह जानने के लिए आयोग ने इन लोगों को नोटिस जारी किया। हम उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की सोच रहे हैं, क्योंकि ऐसे नकारात्मक अभियान आयोग के अधिकारियों के मनोबल को कम करने के साथ साथ अंततः योग्य उम्मीदवारों के हितों को नुकसान पहुंचाते हैं। अब मैं इस तथ्य की तरफ आपका ध्यान खींचना चाहता हूं, क्यों कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी ऑफलाइन परीक्षा दोनों युग्म का उपयोग में लाया जा रहा है। अब दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसको ध्यान से पढ़िए, सुनिएगा। कंप्यूटर आधारित टेस्ट सीबीटी के जरिए नियुक्ति की गति को 3 गुना तक किया जा सकता है। यह पाया गया कि सीबीटी के जरिए 3 से 4 माह के अंदर परीक्षा परिणाम घोषित किया जा सकता है, जबकि ऑफलाइन परीक्षा में परिणाम निकलने में कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं। आयोग ने दिसंबर 2022 तक विभिन्न प्रकृति के कम से कम 10,000 पदों के उम्मीदवारों के चयन का लक्ष्य रखा है। दोस्तों, दिसंबर 2022, तो ये तो 21 ही है, तो अगले साल तक दोस्तों कुछ समय जरूर लगेगा। जैसे कि एग्जाम होंगे, फिर उसके बाद ज्वाइनिंग तक लगभग दोस्तों समय तो लगता है। यह लक्ष्य बिना ऑनलाइन परीक्षाओं के संभव नहीं है। आयोग की ऑनलाइन
परीक्षाएं एक ऐसी कंपनी ले रही है जो देश में सबसे अधिक परीक्षाएं कराने वाली दूसरे नंबर की कंपनी है। यह भारत सरकार द्वारा विनियमित नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की शाखा है। आयोग के लिए इसका चयन खुली निविदा प्रक्रिया द्वारा किया गया। निविदाताओं से चयन के समय इस आशय का शपथ पत्र लिया गया था कि वे कहीं भी ब्लैक लिस्टेड नहीं है। हाल ही में ब्लैक लिस्टेड संबंधित मीडिया रिपोर्ट के बाद कंपनी ने फिर से स्पष्ट किया कि वह वर्ष 1999 में अस्तित्व में आने के बाद से कभी भी ब्लैक लिस्टेड नहीं रही है। तो 1999 में ही बन गई थी, बहुत पहले ही। यह भी प्रचारित किया जा रहा है कि उत्तर प्रदेश में पुलिस भर्ती जो कि 2016 में कराई थी, फिर उसका पेपर दोबारा से हुआ था 2017 में, पुलिस की भर्ती इस कंपनी को ब्लैक लिस्टेड किया गया, जबकि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग की भर्तियों की परीक्षाएं अभी तक इस कंपनी के द्वारा कराई जा रही हैं। और यूपीएससी का फिर से एग्जाम होने वाला है। देश में केंद्र सरकार की 100% परीक्षाएं ऑनलाइन हो रही हैं। राज्यों में भी 50% परीक्षाएं ऑनलाइन ली जा रही हैं। दोस्तों, और राज्यों की बात करें या फिर जो एसएससी के एग्ज़ाम होते हैं या जो और भी रेलवे के एग्ज़ाम होते हैं, तो वो सब तो लगभग की ऑनलाइन ही होते हैं। परंपरागत ऑफलाइन के मुकाबले कंप्यूटर आधारित परीक्षाओं सीबीटी के अनेक फ़ायदे हैं। इसमें चूंकि कागज़ का इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए प्रश्न पत्र के लीक होने की आशंका न्यूनतम है। प्रश्न पत्रों को ओएमआर शीट को इधर उधर नहीं ले जाना पड़ता, इसलिए प्रश्न पत्र लीक होने का अवसर समाप्त हो जाते हैं। फिर बाकी आपको पता है कि पेपर घर को नहीं, पेन भी वहीं से मिलता है, कुछ नहीं ले जाना आपको। प्रश्न पत्र लीक होने का अंदेशा तब भी हो सकता है जबकि कंपनी का सेंट्रल सर्वर हैक हो जाए, तो ये भी महत्वपूर्ण बात है। यह सेंट्रल सर्वर किसी बड़े शहर में होता है, जहाँ से प्रश्न पत्र से केवल 2 घंटे पहले यह परीक्षा केंद्रों को ट्रांसमिट होता है। उससे 2 घंटे पहले, माना आपका कोई सेकंड शिफ्ट में है या फर्स्ट शिफ्ट में, तो उससे 2 घंटे पहले वो ट्रांसमिट होता है। और उम्मीदवार के डेस्क पर यह तभी डिकोड होता है जब उम्मीदवार इस पर लॉगिन करता है। तो आपने देखा होगा जिन्होंने ऑनलाइन दिया है, तब तक यह इनक्रिप्टेड रूप में रहता है और हैक हो जाने की स्थिति में भी सामान्य हिंदी अंग्रेजी में नहीं पढ़ा जा सकता। तो ये बात भी महत्वपूर्ण है, जिनको नहीं पता है दोस्तों ध्यान से सुनिएगा। प्रत्येक डेस्कटॉप में प्रश्नों का अलग सीक्वेंस यानी क्रम होता है। प्रत्येक परीक्षा में वीडियो कैमरे लगाए रहते हैं और जिनकी रिकॉर्डिंग किसी प्रकार की शिकायत स्थिति में अवलोकन किया जा सकता है। दोस्तों, आपने अभी हाल ही में एग्जाम दिया होगा, बंद दरोगा या फिर कोई एग्जाम जरूर दिया होगा, तो आपने देखा होगा कि वहाँ किस तरह से रहता है। बाकी जो लोग अनुभवी हैं उनको तो पता ही है। केंद्रों की निगरानी के लिए प्रत्येक केंद्र जिला मजिस्ट्रेट और सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेंसी द्वारा नामित पर्यवेक्षक तैनात रहते हैं। आईटीडीए के इंजीनियर सॉफ्टवेयर और कंप्यूटर संचालन में प्रशिक्षित होते हैं। माउस का प्रत्येक मूवमेंट रिकॉर्ड होकर आयोग द्वारा प्राप्त किया जाता है ताकि किसी भी अनियमितता का पता लगाया जा सके। यह अनुभव सिद्ध है कि उम्मीदवारों के पास ऑनलाइन परीक्षा में अपने उत्तरों के संशोधन के लिए लगभग आधे घंटे का समय बच जाता है। ये भी बात सही है। ऑफलाइन परीक्षा में जहां ओएमआर शीट में उत्तर को संशोधित करना संभव नहीं होता, वहां सीबीटी टेस्ट में परीक्षा के दौरान उत्तर कभी भी संशोधित किया जा सकता है। यानी कि आपने जैसे ओएमआर में गलत गोला भर दिया तो फिर आपका गया, 2 गोले आप भर नहीं सकते, वैसे आपका 1 नंबर कट गया। यहाँ आपका उत्तर ठीक हो गया तो आप तब भी चेंज कर सकते हैं। बात यह है, निहित स्वार्थों द्वारा अभ्यर्थियों के दिमाग में यह बात डाली गई कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से उनको नुकसान होगा। उनको यह भी भ्रमित किया गया कि नॉर्मलाइजेशन प्रक्रिया से वास्तविक अंक और नॉर्मलाइज्ड अंक में भारी अंतर होता है, जबकि वस्तुतः यह सही नहीं है। अभी आप देखेंगे दोस्तों किस तरह से अभी पूरी आपको किस तरह से जो अभी तक आयोग ने ऑनलाइन एग्जाम कराए हैं, कितने नंबर किस में बढ़े हैं, कितने घटे हैं, वो सब आप इसमें देख पाएंगे। नॉर्मलाइजेशन इसलिए किया जाता है कि सभी पालियों में प्रश्न पत्रों का कठिनाई स्तर एक जैसा होना संभव नहीं है। अब फॉरेस्ट गार्ड का 3 शिफ्ट में हुआ था, ऑफलाइन हुआ था, आपने सभी ने देखा है, और उनके इस अंतर में का होना स्वाभाविक है। आप इस बात से सहमत होंगे कि अगर आपको भी अलग अलग समय में एक ही परीक्षा देने को कहा जाए तो प्राप्त अंकों की संख्या अलग होगी। यह खतरनाक विचार यह फैलाया जा रहा है कि ऑफलाइन परीक्षा राज्य के हर विद्यालय और महाविद्यालय में आयोजित हो सकती है, जबकि ऐसा किया जाना संभव नहीं है क्योंकि कई विद्यालयों में बैठने की सही व्यवस्था नहीं होती। विश्वविद्यालय बोर्ड परीक्षाओं तथा रोजगार परक परीक्षाओं में भारी अंतर होता है। बोर्ड परीक्षाएं पूरी तरह आंशिक रूप से रद्द करनी अपेक्षाकृत आसान होती हैं और त्रुटियों का अधिक स्तर सही भी हो सकता है, लेकिन रोजगार परक परीक्षाओं में त्रुटि का स्तर शून्य रखना ही होता है। आप सभी विज्ञ हैं कि कभी कभी एक छोटी सी त्रुटि के कारण परीक्षा परिणाम में 5 से 10 वर्ष तक का विलंब हो जाता है। ये तो बहुत 5 से 10। सुरक्षा और सघन परीक्षण के लिए यह जरूरी है कि परीक्षा चुनिंदा केंद्रों में की जाए, खास तौर पर जिला मुख्यालय पर परीक्षा हो
ताकि वहाँ जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक निकट से नज़र रख सके। तो आपने देखा होगा कि दोस्तों किसी भी जनपद में से परीक्षा होती है तो उसके जिला मुख्यालय के आसपास के सेंटरों में होती है। जब ज़्यादा होता है तब थोड़ा दूर और सेंटर में होता है। और यहाँ पर है, अगर 2.5 लाख जैसी बड़ी संख्या में उम्मीदवार परीक्षा दे रहे हों तो 2,50,000 ऑफलाइन परीक्षाओं में भी एक से अधिक पालियों में परीक्षा अवश्य हो जाती है। अब वीडियो के लिए दोस्तों 2,20,000 रिकॉर्ड तोड़ 854 पोस्ट हैं इसके लिए। और इस तरह नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया अपरिहार्य हो जाती है। ऑनलाइन परीक्षा और नॉर्मलाइजेशन के खिलाफ अभियान चलाने का नकल माफियों का मंतव्य यही होता है कि उन्हें परीक्षा पर्यवेक्षण और कम नियंत्रण वाले स्थान पर हो, क्योंकि ऐसी ढीला ढाली परिस्थितियों में पेपर लीक को बड़े पैमाने पर नकल कराना आसान होता है। दूसरे असामाजिक तत्व परीक्षा की गति को धीमा कराना चाहते हैं ताकि उसमें 2 से 5 वर्ष तक समय लगे, जिससे छद्म संस्थाओं को फायदा हो और इस लेट लतीफी से योग्य उम्मीदवारों को केवल नुकसान ही होता है। ये बात भी सही है। परीक्षार्थियों को नॉर्मलाइजेशन का फार्मूला समझना जरूरी है, जैसा कि परिशिष्ट 2 में दिया गया। अभी आप देखेंगे, गणना यह फार्मूला है, प्रत्येक पाली के औसत अंक और अभ्यर्थियों के औसत अंकों का एक सामान्य औसत निकाला जाता है। अभी आपको दिखाता हूँ नीचे। अब से ये अधिक पालियों की परीक्षा बढ़ती जा रही है, अतः नॉर्मलाइजेशन को रखना भी अनिवार्य है। मुझे विश्वास है कि पिछले कुछ वर्षों में आयोग द्वारा पूर्ण पारदर्शिता व शून्य भ्रष्टाचार की नीति से कराए गए चयनों को अभ्यर्थी स्वयं जानते हैं, अतः अनर्गल बातों से उन्हें कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। वे आयोग की चयन प्रक्रिया पर भरोसा कर पूर्ण अनुशासन से चयन प्रक्रिया में भागीदारी करते रहें, ऐसे झूठ अभियानों का समर्थन नहीं करेंगे। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि फॉरेस्ट गार्ड के बाद देहरादून में किस तरह का हुआ था 2020 में। फिर तो लॉकडाउन लग गया, फिर होली भी थी उस टाइम, तो उस समय आपने देखा होगा। तो ये देखिए, जूनियर इंजीनियर का जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें जो एक्चुअल मार्क्स यहाँ पर दिए हुए हैं तो अराउंड 80। तो उसको कितने बढ़े हैं कितने घटे, यहाँ पर देखिए इतने इतने का 0.28 अंकों का 0.73, तो इतना बड़ा है। और तीसरे वाले शिफ्ट में माइनस इतना घटा भी है, -0.41, तो इतना घटा भी है। बाकी सभी शिफ्टों में किसी में घटा है किसी में बढ़ा है। बाकी यहाँ पर देखिए, जो ये शिफ्ट यहाँ पर हार्ड रही होगी, जैसे फर्स्ट शिफ्ट है 85 आई थर्ड शिफ्ट में, बाकी सेकंड शिफ्ट में ठीक ठाक है। और फर्स्ट शिफ्ट वालों का देखिए दोस्तों, यहाँ पर वो लोग पहुँच जा रहे हैं कितना 50-50, इसमें तो 50-50, इसमें 60-60 है। बाकी इसमें भी इतना रखा गया है। बाकी यहाँ पर देखिए -1.18, तो इतना यहाँ पर घट गया। यहाँ पर जो तीसरी शिफ्ट आई इसी शिफ्ट में तो +1.75, तो इतना इसमें बढ़ गया। तो इतना ही है, ज़्यादा अंतर इसमें होता नहीं है। बाकी और एग्जाम में भी देख लेते हैं कितना कितना हुआ है। बाकी किसी में दोस्तों यहाँ पर देखिए, इस एग्ज़ाम में ये कौन सा एग्ज़ाम है, ये है अकाउंट क्लर्क का जो एग्ज़ाम हुआ था। यहाँ पर देखिए दोस्तों, जो ये वाली शिफ्ट आई थी इसमें 4.48 अंक इनके बढ़ गए हैं, और अगली वाली शिफ्ट में -4.69 अंक इनके घट गए। मतलब इतने लगभग कि 5 से कम इतने बढ़ भी जाते हैं घट भी जाते हैं। और यहाँ पर देखिए, जो अगली वाली शिफ्ट है थर्ड शिफ्ट में, इसमें -5.85, यानी कि लगभग 6 के आसपास घटे भी हैं। इस वाले में 5 के आसपास बढ़े भी हैं। दोस्तों इतना ही अंतर होता है, ज़्यादा कुछ अंतर नहीं होता है। बाकी ये लाइव स्टॉक ऑफिसर का एग्ज़ाम है, तो इसमें भी उतना अंतर नहीं है, इसमें भी +4 बढ़े हुए हैं। और स्टेनोग्राफर का जो एग्ज़ाम हुआ था दोस्तों, उसमें भी दोस्तों इसमें किसी में 2 नंबर घटे हैं, किसी में 2 बढ़े हैं, 2.5 बढ़े हैं, इस तरह से ये होता है। बाकी दोस्तों फॉर्मूला दिया हुआ है, तो इसी आधार पर ये होता है। दोस्तों अब बात कर लेते हैं, जो वीडियो का एग्ज़ाम है दोस्तों, ये नवंबर में हो जाएगा। और जहाँ तक है दोस्तों, ये पूरी तरह से ऑफलाइन होने वाला है, तो आप तैयार रहिए। 3-4 शिफ्टों में एग्ज़ाम हो सकता है, क्योंकि दोस्तों अभ्यर्थियों की संख्या ज़्यादा है, वरना 3 शिफ्टों में एग्ज़ाम तब भी होगा। और देखने वाली बात होगी कितने शिफ्टों में होता है, आयोग के द्वारा बताया जाएगा, संवाद के द्वारा। तो आप लोग तैयार रहिए, और आप किसी भी शिफ्ट में दे रहे हैं एग्ज़ाम तो दोस्तों आपको 75 से ऊपर लाने की पूरी कोशिश करना है। तभी दोस्तों आप बिल्कुल निश्चिंत हो सकेंगे कि एग्ज़ाम देने के बाद कि मेरे इतने हैं, इस तरह के हैं। क्योंकि अभ्यर्थियों की संख्या दोस्तों बहुत है, 2,20,000, और सभी लोग लगे हुए हैं। तो ये थी आज की जानकारी। बाकी मिलते हैं बहुत जल्दी एक नई वीडियो में। तो थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू सो मच।